बैंक के बारे में अगर हम बात करें, किस किस ऑर्गेनाइजेशन को हम जो है बैंक कहते हैं। देखिए, बैंक को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि वित्तीय संस्थाएं जो हैं वो क्या होती हैं। बैंक तो आप बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये समझिए वित्तीय संस्थाएं जो हैं ये क्या हैं। वित्तीय संस्थाओं का मतलब, इसको इंग्लिश में फाइनेंशियल क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये क्या होते हैं, हिंदी में इसको हम कहते हैं वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं, देखिए जी, कोई भी ऐसी संस्था, यहाँ पे हम लिखते हैं अर्थ, कोई भी ऐसी संस्था जिसका कार्य क्या है, जिसका कार्य जो है ना वो मुद्रा से है, मुद्रा से संबंधित है, जिसका कार्य मुद्रा से संबंधित है। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम, जिसका कार्य मनी से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है। देखो, फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, मुद्रा। तो हर वो संगठन जो कि पैसों में काम कर रहा है ना, पैसों से लेन देन का उसका कुछ काम है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाता है। और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, आप ये कह सकते हो ये दो तरीके के होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, और एक होते हैं आपके गैर बैंकिंग। एक होते हैं बैंकिंग और एक होते हैं गैर बैंकिंग। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो है जो पैसे का काम कर रहा है, और ये दो तरीके के हैं, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं बैंकिंग, और इसको कहते हैं नॉन बैंकिंग। बैंक बेटा ये इसी के दो बच्चे हैं, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ही दो बच्चे हैं। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये भी पैसे का काम करेगा, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये भी पैसों का काम करेगा। अबे बच्चे तो इसके ही हैं, तो पैसों का तो काम दोनों ही करेंगे। लेकिन एक है बैंकिंग और एक है नॉन बैंकिंग। बैंकिंग कह लीजिए या बैंक कह लीजिए, एक ही चीज़ है। मतलब ऐसी संस्था जो पैसे का काम कर रही है वो तो फाइनेंशियल है, लेकिन उसमें से कौन सी बैंकिंग वाली होगी और कौन सी नॉन बैंकिंग वाली होगी। देखिए, एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि जनता से जमा स्वीकार करना, जनता से जमा स्वीकार करना, ठीक है, या जनता से तो छोड़ो, जमा स्वीकार करना लिख लीजिए यहाँ पे आप, जिसका काम जमा स्वीकार करना और ऋण देना। कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ये दोनों कामों को परफॉर्म कर रहा है वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कहलाता है। जो ये भी और ये दोनों काम अगर करेगा, दोनों के दोनों, वो बैंक भी है और फाइनेंशियल तो है ही। लेकिन फिर नॉन बैंकिंग कौन सा होगा, नॉन बैंकिंग के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं, एक हम लिखते हैं LIC और एक हम यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट ऑफिस। अगर हम बात करें LIC और हम बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो ये जो दोनों है ना, ये नॉन बैंकिंग के एग्जाम्पल हैं, नॉन बैंकिंग के। अब ये क्यों हैं और ये समझिए। पहले हम बात करते हैं LIC की। मैंने बोला जो भी ये दोनों काम को परफॉर्म कर देगा ना वो बैंकिंग है, जो भी ये दोनों काम को परफॉर्म कर देगा। लेकिन ये जो LIC है ना, ये क्या करता है, LIC जो है ऋण देने का तो काम करता है, ऋण देने का काम करता है, लेकिन ये जो है ना चेकेबल डिपॉजिट, चेक जमा कह सकते हो, इसको स्वीकार नहीं करता। चेकेबल डिपॉजिट का मतलब चेक से जो वो होती है,
मतलब कि ये आपको खाते वाली सुविधा नहीं दे रहा, ये कोई अकाउंट वकाउंट ओपन करके जैसे बैंक जैसी फैसिलिटी देता है ऐसा कोई काम नहीं करता, लेकिन ये लोन देने का काम करता है। वहीं अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस जो है ना, पोस्ट ऑफिस ये आपको ऋण देने का काम नहीं करेगा, लेकिन ये आपको जमा स्वीकार वाला काम करेगा। तो ये क्या है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों काम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक काम परफॉर्म कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल तो है लेकिन ये बैंकिंग नहीं है, ये नॉन बैंकिंग है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों में से एक कार्य को जो है ना परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक नंबर का बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है कि LIC और पोस्ट ऑफिस जो हैं वो, अभी मैं एक लाइन लिखूंगा यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक ही काम परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये जो बैंक होता है, मैंने बोला कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये दोनों काम को परफॉर्म कर दे वो बैंक है। बैंक वैसे तो कई सारे तरीके के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 2 ही है। पहला जो बैंक होता है उसको हम कहते हैं केंद्रीय बैंक, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं वाणिज्य बैंक। इसको आप जो है व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक, ठीक है, ये भी आप इसको कह सकते हो। वाणिज्य बैंक, व्यावसायिक बैंक, केंद्रीय बैंक, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। इसको कमर्शियल बैंक कहते हैं और यह सेंट्रल बैंक। हमारे सिलेबस में यही है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि ये जो केंद्रीय बैंक होता है इसका अर्थ, इसके कार्य, ये क्या करता है, इसके अंदर हमको पढ़ना है इसका अर्थ और इसका कार्य, ठीक है। लेकिन अभी हमने जो ऊपर ये रामायण कथा पढ़ी है उसके बिहाफ पे जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वो क्या आता है, देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, कि सभी वित्तीय संस्थाएं बैंकिंग संस्थाएं नहीं होती, सभी वित्तीय संस्थाएं बैंकिंग संस्थाएं नहीं होती, परंतु सभी बैंकिंग संस्थाएं वित्तीय संस्थाएं होती हैं, वित्तीय संस्थाएं होती हैं। ये लिख के आता है एग्जाम में कि ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है। अब इसका मतलब देखिए क्या कह रहा है, सभी वित्तीय संस्थाएं जो है ना वो बैंकिंग संस्थाएं नहीं होती। मैंने बोला भाई वित्तीय तो 2 तरीके की होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बैंकिंग और एक होता है नॉन बैंकिंग। तो कह रहा है सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग नहीं होते, तो सही कह रहा है वो, कुछ होते हैं बैंकिंग और कुछ होते हैं नॉन बैंकिंग। यही तो कह रहा है वो कि भाई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग संस्थाएं नहीं होती, क्योंकि कुछ बैंकिंग होते हैं और कुछ नॉन बैंकिंग। लेकिन लिखा हुआ है परंतु सभी बैंकिंग संस्थाएं, लेकिन जो बैंकिंग वाली है ना, ये वाली जो बैंकिंग वाली हैं, परंतु सभी बैंकिंग संस्थाएं वित्तीय संस्थाएं होती हैं। कह रहा है ये जो बैंकिंग वाली है ना वो वित्तीय तो होगी। अब सिंपल सी बात है, वित्तीय तो ये भी है, वित्तीय ये भी है। मैंने बोला बैंकिंग भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे का काम कर रही है वो फाइनेंशियल है, सारी संस्थाएं फाइनेंशियल होती हैं, लेकिन बैंकिंग वही होगी जो केवल 2 कामों को परफॉर्म करेगी, जमा स्वीकार करना और ऋण देने का काम। तो ये कथन जो है ये सही है, और घुमा फिरा के उल्टा सीधा करके कैसे भी इसको वो पूछ सकता है। अब हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है बैंकिंग। तो हमारे को सबसे पहले जो है ना वो बात करनी है केंद्रीय बैंक के बारे में। केंद्रीय बैंक, बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है, केंद्रीय बैंक ये एक ऐसा टॉपिक है
जो आप घर से ही लिख कर लेके जा सकते हो। फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स, पेपर में बिना इसके क्वेश्चन, ये कह सकते हो पेपर बनेगा ही नहीं। क्या आएगा? केंद्रीय बैंक के कार्य, फिक्स क्वेश्चन है, 3 नंबर में आएगा ही आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने, और कौन से आएंगे वो भी फिक्स है, 4 ही काम है वही आएंगे बार बार। तो आप अपने पास इसमें इतना कंटेंट रखें कि आप इसमें 4 नंबर का लिख सकें। बट पहले कुछ आपको इसके बारे में कुछ एक एक नंबर की चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इसकी इस्टेब्लिशमेंट, ये जो है 1 अप्रैल 1935 में स्थापित हुआ था। पहले एक नॉर्मल बैंक था, ठीक है, ऐसे ही नहीं खुलते ही केंद्रीय बैंक बन गया, ये एक नॉर्मल बैंक था जैसे होते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हुआ? इसका जो है ना राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है हो गया, ये नेशनलाइज्ड। नेशनलाइज्ड का मतलब होता है जो कि जो बैंक पहले खुले थे प्राइवेट, प्राइवेट बैंक कौन से होते हैं? जिसका ओनर एक नॉर्मल बंदा होता है, इंडिविजुअल, जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, ये सब प्राइवेट बैंक है। सरकारी कौन से हैं? SBI, PNB, बड़ौदा, ये सब सरकारी बैंक है, इसका ओनर सरकार है। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है जो बैंक पहले प्राइवेट था लेकिन बाद में जब सरकार उसको टेक ओवर कर लेती है, सरकार ले लेती है उसको पूरा का पूरा, उसको कहते हैं नेशनलाइज। तो मैंने बोला पहले खुला था 1935 में, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या कहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है हर केंद्रीय बैंक के अंदर एक गवर्नर होता है, गवर्नर, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि भाई सारा काम वाम देखता है, नोट पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो भी गवर्नर के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसके गवर्नर चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, ऐसे कोई वो नहीं है एक गवर्नर 3 से 4 साल 5 साल ऐसा टिकता है। तो अभी आपको ध्यान रखना है वर्तमान में इसका जो गवर्नर है वो है शक्तिकांता दास, ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं 25वां गवर्नर है, ठीक है। एंड 12 दिसंबर 2018 को, 12 दिसंबर 2018 को ये जो है 25वां गवर्नर ये बनाया RBI का। ये कुछ बातें हैं जो 1 नंबर में आपसे पूछी जा सकती हैं। अब क्या कहते हैं, अरे वो हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा, गवर्नर चेंज कैसे होते हैं, गवर्नर कैसे बनते हैं, गवर्नर का टाइम पीरियड क्या होता है। मैंने बोला एक गवर्नर 3 साल तक मिनिमम रहता ही रहता है, उसके बाद टाइम पीरियड वो चेंज होता रहता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 5 साल है 5 साल, कोई हर गवर्नर का अलग अलग है, सब कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। हमें क्या पढ़ना है जी, हमें पढ़ना है इसके कार्य, इसके कार्य क्या है, क्या काम करता है। ध्यान से सुन लीजिए बेटा, आप 3 नंबर में इसमें क्या कंटेंट लिखेंगे। आप बोलते मैं तो लिख के आती हूँ और टीचर ही काट देता है, नंबर ही नहीं देती मेरे को, वो है ही ऐसी, उसकी शक्ल ही ऐसी है, आप ये बोलते हो। भाई 3 नंबर में कम से कम 6-7 लाइनें तो लिख के आओगे ना शीट में, तभी तो 3 नंबर मिलने हैं आपको। 4 पहले हम वो पढ़ रहे हैं जो आने एग्ज़ाम में, 4 जो शुरू के 4 है। सबसे पहला जो काम है वो है आपका नोट जारी करना। ध्यान से सुन लीजिए आपको क्या लिखना है इसके अंदर। आपको ये लिखना है कि केंद्रीय बैंक का सबसे पहला कार्य या केंद्रीय बैंक का कार्य नोट जारी करना है। केवल केंद्रीय बैंक को ही, एक वर्ड है जिसको कहते हैं एकाधिकार, मोनोपोली, सिर्फ जिसको एक ही बंदे, एक बंदे का अधिकार, केवल केंद्रीय बैंक को ही नोट जारी करने का अधिकार है, उसी को ही नोट जारी करने का एक अधिकार है, उसी के पास मोनोपोली है। और आपको लिखना है कि ये 2 रुपये के नोट से लेके 2000 रुपये तक का जो है नोट जारी करता है, ठीक है। और वो सारी रामायण कथा भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि सिक्के 1 रुपये का नोट वो जारी करता है, ये क्या जारी करता है, ये इसके अंदर आपको लिख कर आना है, तब जाके आपको इसके अंदर 3 नंबर मिलेंगे। इसी को राइट है, इसी की मोनोपोली है, ये कौन से करता है, और वित्त मंत्रालय सरकार कौन से करती है, ये आपको इसके अंदर ये कंटेंट लिखना है,
तब जाके आपको इसके अंदर 3 नंबर मिलेंगे। दूसरा इसका कार्य क्या है? पहला है नोट जारी करना। दूसरा जो इसका कार्य है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको कहते हैं सरकार का बैंकर। इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। इसको आपको 3 उसमें डिफाइन करना है कि ये सरकार का बैंक कैसे है, ये सरकार का एजेंट कैसे है, और ये सरकार का, इसको कहते हैं वित्तीय परामर्श। ठीक है, 3 उसमें पूछता है, बैंक कैसे है, एजेंट कैसे है, और वित्तीय परामर्श का मतलब होता है फाइनेंशियल एडवाइज़र। पहले आप समझिए बैंक कैसे है। बैंक का मतलब होता है बेटा, चाहे ये राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये दोनों ही सरकारों का बैंक होता है। सरकार के सारे हिसाब किताब, सरकार के सारे हिसाब किताब कह लीजिए, लेन देन कह लीजिए, अपने पास रखता है। ज़रूरत पड़ने पे सरकार को लोन भी देता है। ठीक है, एंड ना ब्याज देता ना ब्याज लेता। लोन जो देगा सरकार को, उस पर कोई ब्याज नहीं देता, और जो सरकार के पैसे होते हैं अकाउंट में, उस पर ना ब्याज देता ना ब्याज लेता। ब्याज वाला कोई सीन नहीं है इसका। ये रामायण कथा आपको बैंक में लिखनी है कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का बैंक होता है। सरकार के सारे हिसाब किताब अपने पास रखता है, सारे लेन देन अपने पास रखता है। ज़रूरत पड़ने पे सरकार को लोन देता है, ना ब्याज देता ना ब्याज लेता। ये सब आपको इसके अंदर लिखना है। अब हम बात करते हैं एजेंट कैसे है। एजेंट के अंदर आपको लिखना है एक वर्ड है जिसका नाम है प्रतिभूतियाँ। प्रतिभूतियों का मतलब होता है सिक्योरिटीज़, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। तो जो सरकारी प्रतिभूतियाँ जो होती हैं, सरकार की बात चल रही है, तो ये सरकार के बिहाफ पर उन प्रतिभूतियों को क्या करता है? खरीदता है और बेचता है। सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदनी बेचनी सरकार को चाहिए, तो सरकार के बिहाफ पर क्या करता है? प्रतिभूतियों को, सरकारी लिख लीजिए चाहे तो यहाँ पे, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता और बेचता है। हाँ जी भैया, आपने ये राज्य केंद्र क्या लिखा है यहाँ पे? कि ये दोनों सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, 2 सरकार होती है ना, एक स्टेट गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र को सेंट्रल कहते हैं, स्टेट को राज्य कहते हैं। तो दोनों सरकार के खाते इसके पास होते हैं। एंड वित्तीय परामर्श का मतलब क्या होता है? भैया, हाँ जी, ये जो प्रतिभूतियाँ ये बेचती है ना? खरीदता भी है बेचता भी है। हाँ। कौन सी सरकारी? ऐसा करता क्यों है? अरे अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो, हमने न्यून मांग और अधिमांग वाले चैप्टर के अंदर एक वो पढ़ी थी टर्म, खुले बाजार की क्रियाएं। उसमें हम क्या कर रहे थे? हाँ। किसको खरीदता है और किसको बेचता है? कमर्शियल बैंकों को खरीदता और बेचता है। अर्थव्यवस्था के अंदर न्यून मांग और अधिमांग की स्थिति को ठीक करने के लिए वहाँ पे हमने जो खुले बाजार की प्रक्रियाएं पढ़ी थी, उसके अंदर क्या लिखोगे आप? यही तो बोलता, प्रतिभूतियों को कब खरीदना है और कब बेचना है। और वित्तीय परामर्श का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल एडवाइज़र। इसके अंदर आपको ये लिखना है कि ज़रूरत पड़ने पर सरकार को नीति संबंधित क्या करता है? वित्तीय परामर्श देता है। ये आप इसके अंदर लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद हम आते हैं तीसरे काम पे। यहाँ पे आपको लिखना है बैंकों का बैंक। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे। एक तो इसके पास सरकार का खाता होता है, यहाँ लिखा है बैंकों का बैंक। जो जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, आपने जो भी नाम सुना है ना, आरबीआई को छोड़कर, आरबीआई हमारा केंद्रीय बैंक है, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछ लेता है बेटा, बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है। एक देश में एक ही केंद्रीय बैंक होता है, ठीक है। एक देश में केवल एक ही केंद्रीय बैंक होता है, और भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, आरबीआई। और इसका नाम है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पूछ लेता है एग्ज़ाम में। और ऐसे, और वो ऑप्शन ऐसे ऐसे लिख देता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सब में इंडिया लगा देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ऐसे ऐसे ऑप्शन देता है, सेंट्रल बैंक भी है, स्टेट बैंक भी है, रिजर्व बैंक भी है, तो ऐसे ऑप्शन देगा आपको, सारे ही लगेंगे। तो ध्यान रखना है आपको। नोट बैंकों का बैंक तथा पर्यवेक्षक, बैंकों का बैंक तथा पर्यवेक्षक भूमिका, इसमें क्या लिखना है? जितने भी बैंक होते हैं ना दुनिया में, जितने भी कमर्शियल बैंक जो होते हैं, सारे कमर्शियल बैंक होते हैं आरबीआई को छोड़कर। आपने जितने भी सुनो, सरकारी, प्राइवेट, लेना देना, फलाना ढिमकाना, एचडीएफसी और आपका बड़ौदा, पीएनबी, सब कमर्शियल बैंक हैं। कमर्शियल बैंक दो तरीके के होते हैं, सरकारी और प्राइवेट। सबके खाते इसके पास होते हैं, सबके खाते आरबीआई के पास होते हैं। जैसे हम अपने खाते खुलवाते हैं इन बैंकों में, और ये अब बैंक अपने खाते कहाँ खुलवाते हैं? आरबीआई के साथ। इन बैंक, कमर्शियल बैंकों का जैसे हमारा रिश्ता इनके साथ होता है बैंकों के साथ, हम ज़रूरत पड़ने पे लोन ले लेते हैं, अपने पैसे जमा कराते हैं, ऐसे ही सेम ये ऐसे ही करते हैं। अपना खाता खुलवाते हैं, पैसे जमा करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे जो है लोन ले लेते हैं। तो बिल्कुल वही काम है जैसे हम करते हैं। तो ये बैंकों का बैंक आपको लिखना है, इसमें सभी कमर्शियल बैंकों के खाते जो है इसके पास होते हैं। और पर्यवेक्षक भूमिका, इसमें क्या लिखना है आपको? इसमें आपको ये लिखना है, अभी हम पढ़ेंगे, पहले भी हमने पढ़ा था, CRR, SLR, रेपो रेट, ये सब क्या होता है? ये सब आरबीआई डिसाइड करता है। क्यों करता है? न्यून मांग और अधि मांग को ठीक करने के लिए अर्थव्यवस्था के अंदर। तो जैसा जैसा आरबीआई बोलेगा कि जी CRR इतना है, SLR इतना है, वो सब कमर्शियल बैंकों को मानना पड़ेगा। देखो, पर्यवेक्षक का मतलब होता है सुपरवाइज़र, ठीक है। तो सुपर का मतलब क्या होता है? ऊपर, और वाइज़र का मतलब होता है देखना। तो ऊपर से देखना। ऊपर से किसको देखना? लड़की को नहीं, ऊपर से देखना इसको, कमर्शियल बैंक को, कि ये क्या कर रहा है। अभी हम पढ़ेंगे कि कमर्शियल बैंक कैसे पैसे से पैसा बनाता है। तो आरबीआई उस पर देख रेख रखता है, कितना पैसा कहाँ दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्या कर रहा है ये। और फोर्थ जो काम है, ये आपका अंतिम ऋणदाता। मैंने बोला जैसे हमें ज़रूरत पड़ने पे हम अपने बैंक से लोन ले लेते हैं, तो आपको इसके अंदर ये लिखना है कि अगर कभी कमर्शियल बैंकों के पास संकट की स्थिति क्रिएट हो जाती है, उनके पास पैसे नहीं होते, बहुत सारे जमाकर्ता जो उनके कस्टमर है एक साथ पैसा निकालने आ गए, या भाई साहब कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट निकालने आ गया, 10-20 लाख रुपए कोई निकालने आ गया, तो कमर्शियल बैंकों के पास इतना पैसा कैश में नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो लोन में चढ़ा के रखते हैं। तो अगर कभी किसी दिन ऐसी संकट की स्थिति आ जाती है और कमर्शियल बैंकों के पास पैसे नहीं होते, तो इसी वजह से ये CRR, SLR, रेपो रेट क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। ऐसी संकट की स्थिति में कौन काम आता है? पापा काम आते हैं, और उस पापा का नाम है आरबीआई। आरबीआई फिर मदद करता है कमर्शियल बैंक की लोन देके। अंतिम ऋणदाता में आपको ये लिखना है कि कभी कमर्शियल बैंक में जब संकट की स्थिति क्रिएट हो जाती है, सभी जमाकर्ता एक साथ पैसे निकालने आ जाते हैं और कमर्शियल बैंकों के पास नहीं होते, तो आरबीआई उसका लोन देके वित्तीय हेल्प करता है। ये 4 काम फिक्स हैं, इसी में से आएंगे, बाकी जो 3 हैं वो नहीं आएंगे, यही आएंगे। तो इसमें अपना पास कंटेंट रखिए। बाकी जो 3 हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आने हैं। फिर आप इन अंदर इतना कंटेंट रखिए अपने पास कि 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, और आएगा ही आएगा, फिक्स है। तो आप भाई इसके अंदर बुक से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, अपने पास इतना कंटेंट रखिए कि शीट में 5-6 लाइनें आप इसके अंदर लिख के आ सकें। बाकी के जो इसके काम हैं वो भी हम देख लेते हैं, आपको बस पता होने चाहिए, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी भी नहीं आए हुए, लेकिन पढ़ लीजिए। आपको बस इसके ये अब रफली आपको पता होने चाहिए। जैसे अगला जो काम है इसका, इसको कहते हैं विदेशी विनिमय का संरक्षक। विदेशी विनिमय का संरक्षक, इसका क्या मतलब होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विदेशी विनिमय का मतलब क्या होता है। विदेशी विनिमय का मतलब होता है विदेशी मुद्रा,
तो और संरक्षक का मतलब होता है अपने पास रखना, उसका ये कह सकते हो बॉडीगार्ड। तो विदेशी मुद्रा का संरक्षक है ये। विदेशी मुद्रा जो भी आती है सारी की सारी, उसका जो कोष होता है ना, उसका जो रिजर्व होता है, वो आरबीआई अपने पास रखता है। और अगर आपको याद हो, विदेशी विनिमय वाले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है 3 तरीके की होती है भाई, स्थिर, लचीली और मैनेज फ्लोटिंग। तो हमने प्रबंधित तरलशीलता में क्या पढ़ा है, अगर डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा घट जाती है तो आरबीआई उसको कंट्रोल में करता है। कैसे? ये जो विदेशी विनिमय का जो संरक्षक है, जो उसके पास विदेशी मुद्रा होती है, आयात निर्यात से जितनी भी मुद्रा आती है, हमें तो उसका कोई काम नहीं है, हम क्या करेंगे उसका डॉलर वगैरह का, तो वो आरबीआई अपने पास रखता है। और जैसी भी डिमांड सप्लाई चल रही होती है अर्थव्यवस्था के अंदर, डॉलर की वैल्यू अप या डाउन जैसे भी हो जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस कोष का यूज़ करता है। ठीक है। एंड क्या कहते हैं, एक काम होता है इसका विदेशी विनिमय का संरक्षक, और एक काम होता है इसका इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन, हिंदी में इसको कहते हैं समाशोधन गृह कार्य, समाशोधन गृह कार्य। अब ये यही है ना, क्या नाम है मोहित, यही कहते हैं ना इसको? यस सर, यही। हाँ, तो ये क्या दिक्कत है समाशोधन गृह का कार्य? ये दिक्कत है कि मान लीजिए एक बैंक है एसबीआई, एक बैंक है पीएनबी, ठीक है, और बीच में आरबीआई। ठीक है जी। अब जो है एसबीआई का खाता इसके पास है, पीएनबी का खाता इसके पास है, दोनों के खाते इसके पास है, क्योंकि मैंने बोला भाई सभी कमर्शियल बैंक कोई भी हो, लेना देना सब इसके पास खाते हैं। अब होता क्या है, रोज क्या होता है, हर बैंकों के पास एक दूसरे बैंकों के चेक आते हैं। मान लो एसबीआई के पास एक चेक आ गया 1000 रुपये का पीएनबी का, मतलब कि एसबीआई के अंदर एक कस्टमर है जिसके पास पीएनबी का चेक है 1000 रुपये का। इसका मतलब ये है एसबीआई को 1000 रुपये देने हैं पीएनबी को। ऐसे ही पीएनबी के अंदर भी एक कस्टमर है जिसके पास उसको कहीं से चेक मिला, मान लो 700 रुपये का, ये चेक है एसबीआई का। इसका मतलब है इसको 1000 देने हैं, इसको 700 देने हैं। ठीक है, एसबीआई को पीएनबी को कितने देने हैं 1000, और पीएनबी को एसबीआई को कितने देने हैं, उसको देने हैं 700। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसको देने हैं 1000 और इसको देने हैं 700, ज़्यादा किसको देने हैं एसबीआई को? ध्यान से सुन लीजिए, इसको 1000 देने हैं और इसको 700 देने हैं, ज़्यादा एसबीआई को देने हैं। अगर ये इतना लफड़ा ना करके अगर सीधा ही एसबीआई अगर इसको 300 रुपये दे दे तो बात ख़त्म नहीं हो जाएगी? अबे 700 रुपये तो सेटल ही हो गए, और 300 रुपये और दे दे तो हो जाएगा पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट। लेकिन ये 300 रुपये कैसे देगा एसबीआई पीएनबी को? ये काम कैसे होगा? ऐसा इतना आसान तो नहीं है, ऐसे तो दिन भर में 1000 चेक आते हैं। तो ये जो काम है, ये बीच में ये जो है ना आरबीआई ये करता है, ये आरबीआई मीडिएटर है इन सभी बैंकों के बीच में। ये काम आरबीआई करता है क्योंकि आरबीआई के पास सबके खाते हैं, तो उसको पता है किसके पास कौन सा चेक आ रहा है। इसको कहते हैं क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन, समाशोधन गृह का कार्य। इसी तरीके से एक और इसका काम होता है मुद्रा की पूर्ति और साख पर नियंत्रण। मुद्रा की पूर्ति और साख पर नियंत्रण। ठीक है बेटा, ये दो अलग अलग टर्म है। मुद्रा की पूर्ति एक अलग टर्म है और साख पर नियंत्रण एक अलग टर्म है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति का मतलब होता है, मुद्रा की पूर्ति हम जानते हैं आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार है, तो वो जब चाहे जितने नोट चाहे जारी कर सकता है, जितने चाहे कम कर सकता है। तो इस पर तो इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण है।
वो जब चाहे ज़्यादा नोट छाप दे, जब चाहे कम नोट छाप दे, जब चाहे पूर्ति ज़्यादा कर दे, जब चाहे पूर्ति कम कर दे। मुद्रा की पूर्ति को वो प्रत्यक्ष नियंत्रण कर सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि उसी की मोनोपोली है। अब आते हैं साख पर नियंत्रण। साख, साख को कहते हैं ऋण, ठीक है। ऋण कौन देता है? ऋण देता है कमर्शियल बैंक, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो वो क्या करता है, लिखा हुआ है नियंत्रण। ऋण देता है कमर्शियल बैंक, किसको? पब्लिक को, हम लोगों को। देखिए ध्यान से सुनेंगे, एक है पब्लिक, जनता, हम लोग, एक है कमर्शियल बैंक, एक है आरबीआई। बेटा ध्यान से सुनेंगे प्लीज़। हमारे खाते होते हैं इनके पास, ठीक है, इनके खाते होते हैं इनके पास, अभी हमने पढ़ा बैंकों का बैंक। हम लोन लेते हैं इससे, ये लोन लेता है इससे। देखो जैसे हमारा रिश्ता इसके साथ है, ऐसे इसका रिश्ता इसके साथ है। पब्लिक का रिश्ता कमर्शियल बैंकों के साथ होता है। पब्लिक का आरबीआई से कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक और आरबीआई के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, कमर्शियल बैंक और आरबीआई का रिश्ता है। तो ये हमको लोन दे रहा है, तो क्या लिखा हुआ है? साख पर नियंत्रण। तो आरबीआई क्या करता है, ये जो कमर्शियल बैंक है ये इसको लोन दे रहा है, ये इसको साख दे रहा है, तो उस पर कंट्रोल करता है कि कब कमर्शियल बैंक पब्लिक को ज़्यादा लोन दे और कब कमर्शियल बैंक पब्लिक को कम लोन दे। क्वेश्चन ये, आरबीआई को क्या दिक्कत पड़ी उंगली करने की कि वो कह रहा है ज़्यादा लोन दे या कम लोन दे? वह ज़्यादा दे रहा है तो क्या दिक्कत है, देने दे, या कम दे रहा है तो देने दे। उसको क्या दिक्कत पड़ रही है? उसको ये दिक्कत पड़ रही है कि अगर ज़्यादा लोन दे दिया, अगर ज़्यादा लोन दे दिया और अर्थव्यवस्था के अंदर मांग अधिक है, मांग अधिक की सिचुएशन है, तो ज़्यादा लोन दे देंगे तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा आएंगे, और जब लोगों के पास पैसे आते तो लोग तो और डिमांड करेंगे। तो मांग अधिक्य में क्या करना है, मांग अधिक्य में अगर ज़्यादा लोन दे दिया और पहले ही अर्थव्यवस्था के अंदर मांग ज़्यादा है, लोगों के पास लोन आएगा, पैसे आएंगे, तो वो तो और ज़्यादा मांग करेंगे, और ज़्यादा हो जाएगा। तो आरबीआई चाहता है लोन ना जाए मांग अधिक्य की सिचुएशन में, क्योंकि मांग ज़्यादा हो जाएगी, वो ऐसा ना हो, कम लोन दिया जाए। मांग अधिक्य में आरबीआई चाहता है कम लोन जाए। और अगर कम लोन दे दिया, लोन ही नहीं दे रहा बैंक, और न्यून मांग की सिचुएशन है, न्यून मांग का मतलब लोगों के पास पैसे पहले ही नहीं है और कम लोन दे रहा है वो, तो अगर लोन कम दे रहा है तो लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। बेटा न्यून मांग की सिचुएशन को सीधा सीधा कोविड से कंपेयर कीजिए। कोविड की जो सिचुएशन होती है उसको न्यून मांग कहते हैं। लोग क्यों नहीं खरीद रहे थे सामान? लोगों के पास पैसे नहीं है। और लोगों के पास पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास काम धंधा नहीं था। और लोगों के पास काम धंधा क्यों नहीं था? उनको जॉब से क्यों हटाया गया? उनको जॉब से इसलिए हटाया गया क्योंकि वो जिस कंपनी में काम कर रहे थे, वो जो प्रोडक्ट बनाते थे, वो जो सर्विस बनाते थे, वो नहीं बिक रही थी। तो भाई सैलरी कहाँ से देंगे? और वो क्यों नहीं बिक रही थी मार्केट के अंदर? क्योंकि डिमांड नहीं थी। फिर से वही साइकिल। और डिमांड क्यों नहीं थी? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं था। तो अर्थव्यवस्था ट्रैप में फंस जाती है, जिसको कहते हैं निम्न स्तरीय संतुलन जाल। हमने न्यून मांग में पढ़ा ये। तो भाई अगर कम लोन देंगे, लोगों के पास तो पहले पैसे नहीं है, तो डिमांड कम हो जाएगी। तो आरबीआई चाहता है ऐसा ना हो। मांग इसमें चाहता है आरबीआई ज़्यादा लोन जाए, न्यून मांग में चाहता है ज़्यादा लोन जाए, लोगों के पास पैसे आए, लोग डिमांड करें, तभी तो ठीक होगी न्यून मांग की सिचुएशन। और अधि मांग की सिचुएशन में वो चाहता है कम लोन जाए, लोगों के पास पैसे ना रहें, क्योंकि डिमांड तो पहले ही ज़्यादा है इकोनॉमी में, और लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो और डिमांड करेंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे बहुत ज़्यादा काम आना है। मांग अधिक्य में आरबीआई चाहता है लोन ना जाए, कम लोन दे, और न्यून मांग में चाहता है ज़्यादा जाए। बात को फिक्स कर लीजिए दिमाग में। अच्छा, तो ऐसे तो आरबीआई अगर उसको बोलेगा कि कम लोन दे ज़्यादा, तो ऐसे तो नहीं मानेगा बेटा वो। इसके लिए इसके पास कुछ टूल होते हैं साख पर नियंत्रण के लिए। साख पर नियंत्रण के लिए इसके पास कुछ टूल होते हैं। वो बोलेगा ज़्यादा लोन दे तो वो नहीं मानेगा, वो बोलेगा कम लोन दे वो भी नहीं मानेगा।
बोलने से नहीं मानेगा, मानने से तो मान जाएगा, लेकिन इतना इफेक्टिव वे नहीं है। तो इसको ऐसा करने के लिए इसके पास जो टूल होते हैं उसको हम दो जगह क्लासीफाई करते हैं, मुद्रा की पूर्ति या साख पर नियंत्रण के लिए। ठीक है, साख पर नियंत्रण, या आप इसको मुद्रा का सर्जन भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। एक होते हैं मात्रात्मक उपकरण और एक होते हैं गुणात्मक उपकरण। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मात्रात्मक की। CRR, SLR, रेपो रेट, CRR, SLR, रेपो रेट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं। ये चार जो हैं ये मात्रात्मक में है। बैंक रेट भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, बैंक रेट। सर रिवर्स रेपो रेट भी है। लो, रिवर्स रेपो रेट भी लिख दीजिए, रिवर्स रेपो रेट। तो सर आप गलत हुए ना। भाई मेरी बुक में नहीं लिखा हुआ है, मेरी बुक में वैसे लिख लीजिए। और वैसा कोई इसका यूज़ इतना नहीं करेगा, RBI यूज़ इसका करता है, इसका CRR SLR। हाँ जी भैया अगर ज्यादा मतलब ज्यादा जितना ज्यादा लोन जाएगा पब्लिक के पास उतना ही ज्यादा तो कंट्रोल मतलब मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होएगा ना। बेटा लोगों तो आपने ऐसा कहा कि मांग अभी रुकिए जरा, यहाँ पर आते हैं तीन, यहाँ पर आते हैं तीन। सबसे पहला जो आता है यहाँ पर उसको हम कहते हैं सीमांत आवश्यकता। दूसरा आता है यहाँ पर नैतिक दबाव, और तीसरा आता है यहाँ पर साख की राशनिंग, साख की राशनिंग। ठीक है बेटा, इसको हम मौद्रिक नीति कहते हैं, मौद्रिक नीति, क्योंकि ये RBI की नीति है, RBI के टूल हैं। ठीक है, अब बोलो बेटा क्या कह रहे हो आप। मैंने बोला मांग अधिक का मतलब है लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। लोग डिमांड ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास पैसा है। मांग अधिक्य की सिचुएशन को ठीक करने के लिए अगर आपने प्रीवियस वाला चैप्टर पढ़ा है, मांग अधिक हो रही है, मांग को कम करना है। मांग अधिक की स्थिति को ठीक करने के लिए मांग को कम करना है ना। तो मांग कम कैसे होगी? लोगों के पास से पैसे खींचने हैं, लोगों के पास पैसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर लोगों के पास पैसे होंगे तो लोग डिमांड करेंगे। तो अगर हम लोन ज़्यादा दे देंगे तो लोगों के पास तो फिर पैसा आएगा और लोग डिमांड करेंगे। तो मांग अधिक में RBI चाहता है लोगों, कमर्शियल बैंक लोन ना दे लोगों को, क्योंकि डिमांड अर्थव्यवस्था में पहले ही ज़्यादा है, लोन दे देंगे तो और पैसा चला जाएगा और डिमांड करेंगे। और न्यून मांग की स्थिति में वो न्यून मांग का मतलब है लोग सामान नहीं खरीद रहे क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। तो अगर वो लोन कम देगा, लोन ही नहीं देगा तो लोगों के पास तो पैसे है ही नहीं, वो ना बैंक दे रहा, तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? न्यून मांग को ठीक करने के लिए डिमांड को बढ़ाना है और अधिक मांग को ठीक करने के लिए डिमांड को घटाना है। न्यून मांग में RBI चाहता है ज़्यादा लोन जाए, लोगों के पास पैसे हों तो ही तो डिमांड बढ़ेगी भाई। और अधिक मांग में चाहता है लोन ना जाए, उल्टा चलना है। तो अब ज़रा ध्यान से सुनिए। हेलो सर। हाँ जी सर ये इसमें ये RRR रिजर्व रेपो रेट है मात्रा? लिख देना। अब लेकिन आते यही हैं, CRR SLR रेपो रेट ये। अब ज़रा ध्यान से सुनिए। पहले बेटा मैं मीनिंग बता रहा हूँ आपको, मैं इतना डीप से नहीं बता रहा, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा फटाफट। पहले हम बात कर रहे हैं CRR की। CRR को हिंदी में कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात होता क्या है? जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं सबका खाता RBI के पास होता है। तो CRR का मतलब क्या होता है? सभी कमर्शियल बैंकों को, मान लो एक कमर्शियल बैंक है SBI, इसके पास टोटल जो पैसा आता है ना 1 लाख रुपए आता है। तो सभी कमर्शियल बैंकों को उसके पास जितना भी पैसा आ रहा है उसका एक न्यूनतम अनुपात RBI को जमा कराना पड़ता है। न्यूनतम अनुपात RBI को जमा कराना पड़ता है कानूनी रूप से, उसको CRR कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात। सर CRR को नहीं, CRR को LRR नहीं कहते हैं भाई,
ठीक है। LRR एक अलग चीज़ है, वो हमारा ना ही सिलेबस में है। LRR के अंदर दो चीज़ें आती हैं, CRR और SLR, ठीक है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अब इसकी वो क्या है, लीगल रिजर्व रेशो को हिंदी में क्या बोलेंगे मोहित, क्या कहते हैं विधिक इसको? तरलता अनुपात। विधिक, विधिक वैधानिक, तरलता अनुपात। देख लेना क्या कहते हैं, वैदिक सर। वैदिक, वैदिक होगा, देख लेना। यहाँ बात है, वैधानिक सर। नहीं, वैधानिक तो यहाँ पर आएगा SLR में। तो वैधानिक ये कोष सर बुक में विधिक दे रहा था। आज देख लेना, LRR नहीं पूछेगा बेटा वो आपसे, LRR नहीं पूछेगा। CRR का मतलब है जो कमर्शियल बैंक को RBI को देना है, कंपलसरी है। SLR क्या होता है, इसको कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, वो है नगद। CRR है नगद, ये है वैधानिक। ये क्या है, ये है कि भाई मान लो SBI है, 1 लाख रुपए इसके पास, जितने भी इसके कस्टमर हैं इसके पास 1 लाख रुपए थे, ठीक है। तो 10% तो उसको दे दिया। मान लो अगर मैं बोलूँ कि भाई 10% है CRR, तो 10,000 रुपये तो इसके पास चले जाएंगे, क्योंकि 1 लाख का 10% 10,000 होता है। इसके पास तो 90 रह जाएंगे। अब अगर मैं बोलूँ SLR 20% है, तो बेटा SLR 10 तो उसको दे दिए, वो तो CRR है। और अगर मैं 1 लाख का 20% निकालूँ तो कितना होगा, 20,000। आप ध्यान से सुनिए, SLR वो न्यूनतम अनुपात है जो कमर्शियल बैंकों को अपने पास रखना है, अपने पास तरल संपत्तियों के रूप में। इसका मतलब क्या होता है, किसी को नहीं देना, अपने पास रखना है। तरल संपत्तियों का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म, कैश में रखना है। अब कस्टमर वगैरह आएंगे तो उनको कहाँ से देगा पैसे, निकालने अगर आ गए तो। ये है SLR। उसके बाद है तीसरा रह गया है रेपो रेट और है बैंक रेट। ध्यान से सुनेंगे, रेपो रेट और बैंक रेट। हमने बोला बेटा संकट की स्थिति में पापा काम आते हैं। RBI लोन देता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक ब्याज भी देगा। अबे लोन लिया है तो ब्याज भी तो देना पड़ेगा। लोन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म अल्पकालीन, एक होते हैं लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन। तो अगर लोन शॉर्ट टर्म है तो उसको कहते हैं रेपो रेट, अगर लॉन्ग टर्म का लोन है तो उसको कहते हैं बैंक रेट। मतलब कि अगर मान लो 10 लाख रुपए का लोन ले लिया 5% के ब्याज पर शॉर्ट टर्म, तो ये जो 5% है इट्स कॉल्ड रेपो रेट। मतलब जिस रेट पे, ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा हूँ, जिस रेट पे RBI ने कमर्शियल बैंक को अल्पकालीन ऋण दिया है, अल्पकालीन, और जिस रेट पे RBI ने कमर्शियल बैंक को दीर्घकालीन ऋण दिया है। मान लो 10 लाख का लोन है 6% पे, लेकिन इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड है 8 साल, इसका टाइम पीरियड कितना है 1 साल। तो अल्पकालीन का मतलब कम टाइम और दीर्घकाल का मतलब ज़्यादा टाइम। यह है बैंक रेट और रेपो रेट, तो अलग होती हैं दोनों। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बेटा 1 मिनट, मैं पहले 1 मिनट ये टर्म बोला, वैसे क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार आपने कुछ और बताया था। बेटा रेपो रेट का मतलब होता है जिस रेट पे, कहीं से भी आप यूँ भी कह सकते हो, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक ने RBI से लोन लिया है, यूँ भी कह सकते हो आप, अल्पकालीन लोन लिया है। या ये भी कह सकते हो जिस रेट पे RBI ने लोन दिया है। किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन बना सकते हो। अब है रिवर्स रेपो रेट। ये क्या बोला है भाई, रिवर्स रेपो रेट। हमने बोला कमर्शियल बैंक अपना खाता खुलवाता है, कमर्शियल बैंक अपना खाता खुलवाता है, जैसे हम लोग खुलवाते हैं। जैसे हम पैसे जमा कराते हैं तो ये भी जमा कराता है अपने खाते में पैसे। हमें अपने सेविंग अकाउंट पे, हमारा खाता जो होता है सेविंग अकाउंट होता है, उस पर ब्याज मिलता है 2, 2.5, 3% का। तो इसको भी ब्याज मिलता है, इसको भी ब्याज मिलता है। लेकिन किस चीज़ पर मिल रहा है, जो ये जो पैसे जमा करा रखे हैं अपने अधिशेष पर, अपनी एक्सिस जमा पर मिलता है इसको, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये ध्यान रखना है आपको सारी टर्म, CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट। और अब है बात सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता,
सीमांत आवश्यकता। मान लीजिए एक लड़की है, नंदिनी नाम है इसका, ये बैंक के पास कह रही है भाई मेरे को 80,000 रुपये का लोन चाहिए। बैंक कह रहा है दे देंगे जी। 1,00,000 रुपये की चीज़ जो है ना गिरवी रखनी पड़ेगी जमानत में। जमानत का मतलब यहाँ गिरवी होता है। तो ये क्या है, सीमांत आवश्यकता। जितने रुपए का जमानत रखी जा रही है वो, और माइनस जितने रुपए का लोन लिया जा रहा है वो। जमानत की राशि और माइनस ऋण की राशि या साख की राशि, उसके बीच का जो अंतर होता है 20,000 रुपये, इट्स कॉल्ड सीमांत आवश्यकता। उसके बाद है बेटा नैतिक दबाव। अभी हम सिर्फ मीनिंग पढ़ रहे हैं, अब इसका यूज आरबीआई कैसे करेगा वो देखिएगा। नैतिक दबाव क्या है, दबाव प्रभाव एक ही कह लो। इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है उदार और एक आता है चयनात्मक। उदार और चयनात्मक। उदार का मतलब होता है सबको लोन देना है, किसी को मना नहीं करना, और चयनात्मक का मतलब होता है सबको नहीं देना, सबको। सर ये संदीप गर्ग की बुक में ये नैतिक वाला जो आप बता रहे हो 6 पॉइंट ऐसा कुछ तो दिया। हाँ तो कोई नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सीमांत आवश्यकता इम्पोर्टेंट है, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट है साख की राशनिंग। साख की राशनिंग ये क्या है, देखो आरबीआई क्या करता है, इसमें क्या करता है, कोटा फिक्स कर देता है। कोटा फिक्स मतलब कि किस क्षेत्र के अंदर कितना लोन दे सकता है कमर्शियल बैंक, वो फिक्स कर देता है सीमा। साख की राशनिंग का मतलब होता है हर क्रिया के लिए, हर क्रिया की क्या कर देना, कोटा फिक्स कर देना कि भाई इस एक्टिविटी के लिए सिर्फ इतना ही लोन जा सकता है, इस सीमा से ऊपर आप लोन नहीं दे सकते। उसको कहते हैं राशन। राशन का मतलब क्या होता है, भाई गेहूँ चावल मिलता होगा, पर फैमिली का राशन फिक्स रहता है कि भाई एक बंदे को 5 किलो गेहूँ मिलेगा, भाई जो मर्जी ले ले गेहूँ चावल, उसी को तो कहते हैं राशनिंग। तो ऐसे यहाँ पे भी है, आरबीआई ने क्या करा, कोटा फिक्स कर दिया कि भाई इस एक्टिविटी के लिए इस सेक्टर के अंदर आईटी सेक्टर में इतना लोन जाएगा, इस सेक्टर में इतना जाएगा, इस सेक्टर में इतना जाएगा, सबकी लिमिट फिक्स कर दी, तो वो होती है राशनिंग। अभी आपने सिर्फ मीनिंग पढ़ा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ट्रिपल आर बता दो फिर से थोड़ा समझ। जिस रेट पे, अरे जैसे हम लोग अपना अकाउंट जो होता है, हम लोग अपने पैसे जमा कराते हैं तो उस पैसे पे हमको ब्याज मिलता है, तो ऐसे ही कमर्शियल बैंक भी अपना अकाउंट ओपन करा रखा है, उसने अपने पैसे जमा करा रखे हैं जो भी फालतू हैं, तो उस फालतू रुपए को कहते हैं अधिशेष। उस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को ब्याज देता है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आरबीआई पापा है, आरबीआई कभी भी कमर्शियल बैंक से लोन नहीं लेता। कहीं आप ये सोच रहे हो रिवर्स का मतलब है उल्टा कि आरबीआई ने कमर्शियल बैंक से लोन ले लिया, ये नहीं है। आरबीआई तो पापा है, वो तो पूरे देश के अंदर मुद्रा की वो करता है। आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन नहीं लेता। ये ब्याज क्यों दिया जा रहा है, उसके खाते में जो पैसे जमा है उसके बदले में दिया जा रहा है। बोलो साधना। हाँ भैया जो ये साख की राशनिंग है इसके लिए हर क्षेत्र के लिए आरबीआई कोटा निर्धारित करती है। हाँ। अब देखिए बेटा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, सीमांत आवश्यकता को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट और सीमांत आवश्यकता, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब अधिमांग की सिचुएशन होती है, अधिमांग की, तो क्या करता है आरबीआई, इन सब को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, ताकि जो कमर्शियल बैंक हैं, बढ़ाने से क्या होगा, अगर आपको इनके मीनिंग समझ में आ गए क्या है, बढ़ाने से क्या होगा, उनके पास पैसे कम हो जाएंगे, और अगर उनके पास पैसे कम हो जाएंगे
तो बेटा वो लोन कम देंगे, और अगर वो लोन कम देंगे तो लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे, और अगर लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, और डिमांड नहीं तो मांग कम हो जाएगी। तो यही तो चाहते हैं हम अधिमांग में। देखिए एक एग्जांपल समझिए, CRR। मैंने बोला वो मिनिमम रेशो वो मिनिमम रेशो जो भाई सभी कमर्शियल बैंकों को RBI को देनी पड़ती है। मैंने बोला भाई 10% है। बेटा फिक्स क्वेश्चन है, घर से लिख के लेके जा सकते हो आप, इसको फिक्स आना ही आना है। ये टॉपिक न्यून मांग और अधिमांग में भी है, और ये टॉपिक यहाँ पर भी है, आएगा ही आएगा ये। तो मैंने बोला पहले SBI 1 लाख का 10% दे रहा था 10,000, तो उसके पास 90 रह गए। अब RBI ने बोला भाई 20% देगा तू, तो 1 लाख का 20% कितना हो गया, 20,000। तो उसके पास कितने रह जाएंगे, उसके पास 80 रह जाएंगे, पैसे कम हो गए। तो अब पहले लोन देने के लिए 90 थे, अब 80 रह गए, तो वो लोन कम देगा क्योंकि उसके पास पैसे कम पड़ गए, उनने तो RBI को दे दिए। जब वो लोन कम देगा तो लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो लोग डिमांड नहीं करेंगे और मांग कम हो जाएगी। अधिमांग में मांग को कम करना है, और न्यून मांग में इनको घटाता है। और क्यों घटाता है, इस सब का उल्टा, ताकि कमर्शियल के पास पैसे ज़्यादा आए, ज़्यादा रहें, लोन ज़्यादा दें, लोगों के पास पैसे रहें और डिमांड ज़्यादा हो। हाँ जी, SLR का मतलब है अपने पास रखने हैं, लोन में नहीं चढ़ाना, वो वाला पैसा अपने पास रखना है, लोन में नहीं चढ़ाना। तो अगर अधिमांग की स्थिति है और वो बढ़ा देगा, तो इसका मतलब है उसको अपने पास ज़्यादा पैसे रखने हैं, वो SLR का पैसा लोन में नहीं चढ़ता, तो भाई उसे तो अपने पास रखने हैं। उनने बोला पहले 20% रख रहा था, अब तू 40% रखेगा अपने पास, तो भाई वो पैसा लोन में नहीं जाएगा, फिर तो लोन कम दिया जाएगा। इसी तरीके से क्या कहते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, ये क्या दिक्कत है जी, खुले बाजार की क्रियाएं। इसमें हमने बोला या तो प्रतिभूतियां बेचता है या प्रतिभूतियां खरीदता है, ठीक है, या तो बेचता है या खरीदता है। बेचता कब है, जब अधिमांग की सिचुएशन हो, जब अधिमांग की सिचुएशन हो। खरीदता कब है, जब न्यून मांग की सिचुएशन हो। क्यों, अब ध्यान से सुनिए। बेचेगा किसको, कमर्शियल बैंक को। अगर कमर्शियल बैंक क्यों खरीदेगा उससे, प्रतिभूतियां खरीदने से फ़ायदा क्या है बेटा, प्रतिभूतियां इसलिए खरीदी जाती हैं या बेची जाती है, इसको खरीदने से ब्याज मिलता है या लाभांश मिलता है, आप ये समझ लीजिए। तो अगर कमर्शियल बैंक को लग रहा है मुझे ये खरीदने में फ़ायदा है, देखो कमर्शियल बैंक को प्रॉफिट चाहिए, अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक को अच्छे से, अभी तो इसमें नहीं होगा। उसको प्रॉफिट चाहिए, कहीं से भी आए, चाहे वो लोन दे के आए, चाहे वो प्रतिभूति खरीदने से आए, कहीं से भी आए। तो अगर अधिमांग चल रही है, तो अगर वो प्रतिभूति कमर्शियल बैंक को बेच देगा और कमर्शियल बैंक इंटरेस्टेड है खरीदने में, ज़बरदस्ती नहीं थोपेगा कि तू खरीदा ले, मांग अधिक हो रही है तू खरीदा है, ज़बरदस्ती की बात नहीं हो रही है, वो उसका मन है खरीदे या ना खरीदे। अगर वो खरीदेगा क्योंकि इतना उसको लालच दिया जाएगा, मांग अधिक है तो इंटरेस्ट वगैरह ज़्यादा दिया जाएगा, तो वो खरीदेगा तो पैसे देने पड़ेंगे RBI को, और अगर उनने पैसे दे दिए RBI को तो उसके पास फिर पैसे कम रह जाएंगे, क्योंकि वो पैसा तो लोन में चढ़ रहा था, लेकिन वो पैसा RBI को दे दिया, उन्हें प्रतिभूति खरीद ली। बेटा अधिमांग की स्थिति में आप बस 2 कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। RBI चाहता है कैसे भी करके कमर्शियल बैंक और पब्लिक इनके पास से पैसा खींचना, ताकि ये डिमांड ना करे, कमर्शियल बैंक लोन ना दे और जनता डिमांड ना करे। तो बेचेगा अगर, तो कमर्शियल बैंक अगर खरीदना तो पैसे पड़ेंगे, जिससे उसके पास पैसे आएंगे, और पैसे कम हो जाएंगे तो फिर लोन कहाँ से ले जाएंगे। वही तो चाहता है RBI के कम हो जाए लोन देने के लिए पैसे। और मैंने बोला न्यून मांग में खरीदेगा, अब जब मांग कम है, बैंक बेचना चाहता है तो बेच सकता है, RBI खरीद लेगा, RBI खरीद लेगा प्रतिभूति। अबे जब बेची थी फ्री में थोड़ी ना बेची थी,
तब भी तो पैसे लिए थे ना आरबीआई ने। अब जब उससे खरीद रहा है तो आरबीआई को पैसे देने पड़ेंगे कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे आ जाएंगे, और पैसे आ गए तो फिर तो वो लोन में चढ़ा देगा, और लोन में चढ़ा देगा तो लोन ज़्यादा जाएगा, लोगों के पास पैसे आ जाएंगे तो लोग डिमांड करेंगे। तो यही तो चाहते हैं हम न्यून मांग में, कि डिमांड ज़्यादा हो। इसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट, मैंने बोला रिवर्स रेपो रेट क्या कहते हैं इसको, तो यहीं पे लिख लीजिए रिवर्स रेपो रेट को, सेम ही तो चलेगा ये, जो उसके अकाउंट पे मिल रही है। तो अधिमांग में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है, अधिमांग में रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, ताकि कमर्शियल बैंक अपने पैसे जो हैं एक्स्ट्रा वो लोन में ना दे, वो अपने खाते में जमा कर दें। तो बेटा अगर लोन में ना दिए, खाते में जमा कर दिए, खाते में कब जमा करेगा, जब रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होगी, जब उसको लालच देगा तभी तो करेगा खाते में जगह, वरना तो लोन में चढ़ा देगा अगर उसे वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसको आरबीआई को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बाहर जो इंटरेस्ट चल रहा है रिवर्स रेपो रेट उससे ज़्यादा हो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा उसको, तभी तो जमा कराएगा। तो अधिमांग में बढ़ा देता है, न्यून मांग में घटा देता है। तो ये तो ऊपर ही सेटल हो जाएगा आपका, इसको यहाँ से हटा दीजिए। इसी तरीके से हमने जो पढ़ा है, ये 2 और रह गए हैं। हमने पढ़ा था नैतिक, ये पॉइंट है नैतिक प्रभाव। इसमें 2 टर्म आती हैं, एक है उदार और एक है चयनात्मक। मैंने बोला उदार का मतलब है सबको लोन देना है, सबको लोन देना है। तो अगर बेटा आपको रामायण कथा समझ में आ रही है तो सबको लोन कब देना है, कब देना है साधना सबको लोन? सर न्यून मांग में। हाँ, और क्यों देना है सबको लोन, क्यों देना है न्यून मांग में? क्योंकि न्यून मांग में तो किसी के पास पैसे नहीं होते हैं। हाँ तो देखो, न्यून मांग आते ही बस ये समझ लो कोरोना आ गया, न्यून मांग कोरोना है। लोगों के पास पैसे नहीं होते, लोगों के पास पैसे नहीं है तो लोग डिमांड नहीं करते, तो लोगों के पास जब पैसे आएंगे तो ही तो डिमांड करेंगे। तो इसलिए न्यून मांग में कहता है आरबीआई उदार हो जा, सबको लोन दे, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं सस्ती साख नीति, ठीक है। इसको कहते हैं महंगी साख नीति। ये टर्म ध्यान रखिएगा, ये अच्छी है, ये लिखी रहती है बुक में। सस्ती साख नीति का मतलब है कम ब्याज और महंगी का मतलब है ज़्यादा। और वो लास्ट है साख की राशनिंग, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है कि न्यून मांग में ज़्यादा बढ़ा देगा या अधिमांग में कम कर देगा, उसमें कुछ नहीं है, वो आएगा भी नहीं कभी। बस उसमें मतलब पता होना चाहिए, हर सेक्टर की लिमिट फिक्स कर देता है। तो जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है न्यून मांग की स्थिति में वहाँ की लिमिट को बढ़ा देगा, जहाँ कम ज़रूरत है वहाँ कम कर देगा। इस तरीके से इन टूल्स का यूज़ करता है वो कमर्शियल बैंक का लोन देना, और उसमें ज़्यादा देना या कम। बेटा एक तो ये टॉपिक दोनों जगह पे है, और केंद्रीय बैंक का कार्य फिक्स है। अभी कमर्शियल बैंक रह गया है, वो अगली कक्षा में करेंगे।